रात का खाना खाने के बाद हवेली में गुप्त अंधेरा छा गया था। मेरे कमरे में एक लालटेन मध्यम रोशनी में चल रही थी। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की तेज छींटों की आवाज से ऐसा लग रहा था कि यह पूरी रात ऐसे ही अपने कहर ढाती रहेगी। आज रात मैं पूरी हवेली में अकेला था, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अटल, भाग जाओ यहां से! अचानक बाहर से किसी की आवाज आई, जिसे सुनते ही मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। मैं अपने आप से बुदबुदाया, ओह, इतनी रात कौन हो सकता है, वो भी इतनी तेज बारिश में। खैर, जो कोई भी हो, मुझे एक बार और उसकी अगली आवाज की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह कहकर मैं चुपचाप उसी स्थिति में बैठा रहा। लेकिन काफी देर तक बैठे रहने के बावजूद भी वह आवाज दोबारा नहीं आई। मैंने बिस्तर पर पसरना ही उचित समझा और फिर अपनी टांगें फैलाकर लेट गया। मैंने जैसे ही बिस्तर पर पड़े चादर को अपने हाथ बढ़ाकर उठाने की कोशिश की कि तभी लालटेन बुझ गया। लालटेन के अचानक बुझने से मेरे शरीर में जुरजुरी दौड़ गई। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने हाथ से दरवाजे को थपकी दी थी। वो तो शुक्र था कि माचिस की डिब्बी मेरे सिरहाने ही रखी हुई थी। मैंने झट से माचिस की तीली जलाई और लालटेन की तरफ जाने लगा। वह लालटेन दरवाजे के पास ही एक खूंटी पर टंगी हुई थी। मैं दबे पांव उस ओर बढ़ रहा था कि तभी मेरे मुंह से चीख निकल गई। तिल्ली की पूरी जल जाने की वजह से मेरी उंगली झुलस गई थी। मैंने अपनी उन उंगलियों को मुंह में कुछ देर डाले रखा। मैंने फिर से माचिस की एक तीली निकालकर फिर से लालटेन को जला दिया। मैंने देखा कि हवाओं के तेज चलने की वजह से वह लालटेन बुझ गई थी। मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैंने अपनी आंख बंद की कि तभी वह आवाज फिर से आई, अटल, भाग जाओ यहां से! यह आवाज दोबारा आई तो इस बार मैं कांप गया। अरे, यह आवाज इतने पास से कैसे आ सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर ही खड़ा है। इस हवेली के अंदर कोई कैसे आ सकता है? कहीं मैंने दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया था? कुछ भी हो, मुझे दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए। मन ही मन मैं यह कहते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ चला। मैंने वहां पास में ही लालटेन को दोबारा उस खूंटी से उतारा और अपने हाथ में ले लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, कौन है वहां? मैं पूछता हूं, तुम अंदर कैसे आए? मेरा ऐसा कहने के बाद दरवाजे के उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। इस बार मैं गुस्से से बोला, देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, कौन हो? बताओ, तुम अंदर कैसे चले आए? मैंने धीरे से चिटकनी खोली तो देखा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। मैं अपने हाथ में लालटेन लिए उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। मेरे हर बढ़ते कदम के साथ मेरे कदमों की प्रतिध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं अब नीचे जा चुका था। नीचे दरवाजे के पास खड़ा था। उसे खोलते ही मैं उस हवेली के बाहर आ जाता। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो यह देखकर मैं दंग रह जाता हूं कि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब मैंने देखा कि बाहर बारिश हो ही नहीं रही थी। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
फिर भी मैंने नीचे झुककर जमीन को छूकर देखना चाहा। मैंने जमीन को छूते ही कहा, अरे यहां तो जमीन बिल्कुल सूखी हुई है। इसका मतलब तो यह है कि यहां बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। भला यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतनी देर से बारिश हो रही थी। मैंने खुद अपनी खिड़की से बिजली के कड़कने के साथ बारिश को भी होते हुए देखा था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? ना ना, नहीं, यह कोई सपना नहीं हो सकता। मैंने बारिश की बूंदों को खुद अपने चेहरे पर महसूस किया था। हाँ, महसूस किया था। मैं यह कहकर खड़ा उठा ही था कि तभी देखा कि हवेली के मेन गेट के बाहर कोई सफेद साया खड़ा है। चांदनी रात थी, जिसकी वजह से वह साफ साफ नजर आ रहा था। उसे देखते ही मैं बोला, कौन है वहां? रात के इस वक्त वहां क्या कर रहे हो? उसने जवाब में कुछ नहीं बोला। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के ठीक 12 बजे का वक्त हो रहा था। मैंने उस लालटेन को वहीं रखा और उसकी तरफ जाने लगा। मेरे दिल में एक बार विचार आया कि मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिमाग कह रहा था कि मुझे जानना चाहिए कि वह सफेद चादर में कौन है। तो फिर क्या? इस बार भी दिल के फैसले पर दिमाग हावी हो गया और मैं उस अजनबी साये के सामने था। बोलते क्यों नहीं? रात के इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? मेरा इतना कहना ही था कि तभी वह मेरी तरफ मुड़ा। उसने अपने पूरे शरीर को एक सफेद चादर से ढका हुआ था। उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ देर और रुका तो मैं उल्टी कर दूंगा। अचानक वह साया बोला, अटल, भाग जाओ यहां से। उसकी इस बात से इस बार मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और तुम यहां से मुझे भागने के लिए क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो? मेरी ही हवेली से मुझे भगाने वाले? यह कहते के साथ मैंने उसके जिस्म से जैसे ही सफेद चादर को खींचा तो मेरे हलक में प्राण आ गए। वह कोई चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसकी पूरी जिस्म पर किसी भी तरह की चमड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर से चमड़ी ही निकाल दी हो। उसके पूरे जिस्म से खून की बूंदें टपक रही थी। यह बूंदें धरती पर पड़ते ही गायब होती जा रही थी। अगले ही पल उसने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं सीने में घुसाया और अपने सीने से दिल को बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में दिल के होने के बावजूद भी वह धड़कता हुआ दिख रहा था। यह देखते ही मैं कांप उठा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वह चुड़ैल अब डरावनी होने के साथ घिनौनी ज्यादा दिख रही थी। तभी वह मेरी तरफ झुकी और बोली, अटल, ले, तू भी इसे चख, बड़ा स्वादिष्ट है। इसे खाने के बाद यह जिसका दिल है ना, उसी की तरह हो जाएगा। सच। यह कहने के बाद हवेली के अंदर जाने वाली मेन गेट पर वह जाकर खड़ी हुई। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत डर गया और हवेली से बाहर जाने वाली रोड की तरफ भाग पड़ा। मैं बेतहाशा भागे जा रहा था। उसकी चीख और भी तेज होती चली जा रही थी। उस चुड़ैल का चेहरा बहुत ही भयानक था, जिसे देखते ही कोई भी अपने होश खो सकता था। रात आहिस्ता आहिस्ता और गहराती जा रही थी और मैं परेशानियों की मझधार में डूबता जा रहा था। मेरा दिमाग अंधेरे में गिरता चला गया।
मैं लगातार भागता ही रहा और भागते भागते बहुत दूर आ गया था। अब मुझे यह भी नहीं पता चल रहा था कि यह रात का न जाने कौन सा पहर था। चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे लगातार भागने में बल प्रदान कर रही थी। मैंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी और वीरान सुनसान खेतों में से होता हुआ भागता चला गया। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपनी बेबसी पर मातम मना रहा था। भागते हुए उस चुड़ैल के रूप में वह खौफनाक और भयानक चेहरा मेरे जहन में ताजी थी। खेतों और खलियानों के पेड़ जिन्न और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। मैं बस भागता ही जा रहा था। भागते भागते मैं इतनी दूर आ गया था कि मुझे अपने दोनों तरफ समुद्र नजर आने लगा था। चांदनी रात और चांद के आज धरती के ज्यादा करीब होने की वजह से समुद्र की लहरें उफान पर थी। उनकी ऊंची ऊंची लहरें मेरे जिस्म में खौफ पैदा कर रही थी। उन लहरों का स्वर मेरे कानों में पड़ रहा था, जिसे मैं साफ साफ सुन सकता था। तभी मुझे सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान नजर आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कनें कुछ और बढ़ गई, लेकिन इस वक्त मेरे उसके सिवा मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस कब्रिस्तान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थी। वो उस कब्रिस्तान की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। मैं उस कब्रिस्तान के करीब आया तो देखा कि एक कब्र के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। किसी जिंदा इंसान की मौजूदगी ने मेरे अंदर जान डाल दी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं उसके पास गया, मगर वहां का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज